हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ये एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के साथ लेके आई हूँ जिसमें मुझे बात करनी है रिगार्डिंग दी नोटिफिकेशन इशूड बाय द आईसीएआई अबाउट 3 एग्जाम्स per ईयर फॉर सीए फाइनल ऑल्सो। इसमें बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि क्या हमारे जो नवंबर 25 वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें सितंबर में एग्जाम देने होंगे या फिर जनवरी में एग्जाम्स देने होंगे। दोनों ही वाले बच्चे रो रहे हैं कि यार सितंबर में इतनी जल्दी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और जनवरी के लिए हम 2 महीना लेट हो जाएंगे। भाई देखो, अभी आप दोनों ही स्टूडेंट्स थोड़े से शांत हो जाओ। अभी तक ऐसे ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। और मेरा आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग की आर्टिकलशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है तो आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, ताकि आप अगर आपको सितंबर अटेम्प्ट भी लगता है तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। और अगर आपकी अभी आर्टिकलशिप चल रही है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रही है, तो ऐसे केस में जितना भी आपको टाइम मिले अपने ऑफिस के अलावा तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। रादर भी कि आप यही चेक आउट करते रहो कि भाई ऐसे ने क्या नया नोटिफिकेशन निकाला है, क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है। भाई इन सब चीजों को आपको सर्च आउट करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन निकालेगा, कोई भी एक ऑथराइज चैनल को आप अपने पास सब्सक्राइब करके रख सकते हो, जिसमें नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप उसकी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ऐसे नहीं करना है आपको कि भाई दिन ब बस यही सोचते बैठो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इससे बेटर तो ये है कि आप अपने चैप्टर्स को पढ़ो। आप जितनी देर ये बैठ के सोचोगे कि क्या होगा उतनी देर में शायद आपका एक चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए। तो मेरा कहना यही है आप लोगों को, भाई इन सब चीजों को छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। जो भी आईसीआई को करना होगा वो अकॉर्डिंगली अपना क्लैरिफिकेशन निकाल देगा। और आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये मेरे ही अटेम्प्ट में क्यों मिला था। तो देखो, अगर आप लोग को याद हो तो जब आईसीआई ने अपने 8 से 6 पेपर्स किए थे एंड 2 एसपीओ में पेपर्स अपने शिफ्ट किए थे, तब जब पहला अटेम्प्ट हुआ था यानी जो May 24 वाला अटेम्प्ट हुआ था, अगर आप लोगों ने उसके पेपर्स देखे हो तो वो बहुत 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 ही ज्यादा सिंपल आए थे एज कम्पेयर टू योर November 24 अटेम्प्ट। तो जब भी ऐसे इस तरह के ट्रांजिशन लाता है कि भाई वो अपने पेपर्स में डिफरेंस लाता है या फिर वो 3 अटेम्प्ट करने की सोच रहा है, तो ऐसे केस में आईसीआई थोड़ी सा अपने पेपर्स में डिफिकल्टी लेवल भी कम रखता है और अपनी चेकिंग को भी लिबरल करता है, ताकि बच्चे जो ये ट्रांजिशन पीरियड में है वो ज्यादा अटके नहीं और वो आराम से अपने मतलब इस सीए वाले जो होता है ना पूरे सर्किल से बाहर निकल जाए। तो आप लोग को इतना घबराने की जरूरत नहीं। आईसीआई भी हमारे बारे में सोचेगा। कई बार होता है कि आईसीआई थोड़ी सी ऐसी चीजें कर देता है कि हमें गुस्सा आता है कि यार ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए थी, बट यार स्टिल वो हमारी मदर बॉडी है, वही हमें डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करना तो बनता है। तो यही कहना है मेरा आप लोगों से कि ठीक है, जो भी चल रहा है उसे थोड़ा सा अपने दिमाग से निकालो, पढ़ाई पे फोकस करो और जो भी होगा वो ऑथराइज चैनल, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं भी जब भी कोई भी क्लैरिफिकेशन आएगा उसका पक्का पक्का आप लोगों के साथ वीडियो लेके आऊंगी, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके एंड आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर सको। ये बात थी अपने November 25 स्टूडेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट एक पॉइंट पे मैं आप लोगों से और बात करना चाहूंगी कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा, टेलीग्राम पे भी आप लोगों ने कमेंट्स वगैरह पढ़े होंगे अबाउट द कंट्रोवर्सी बिटवीन द 2 टीचर्स रिलेटेड टू कॉपीड कंटेंट। ठीक है, तो 2 टीचर्स के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है एंड बच्चे भी अपने काफी सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि ये टीचर गलत है, वो टीचर गलत है, ये नहीं ये सही है, ये सही है। इस तरह के वो कमेंट्स कर रहे हैं। देखो, उन दोनों टीचर्स के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है एंड वो दोनों बड़े हैं, समझदार हैं, खुद अपने जो भी उनके लीगल मैटर्स होंगे उस अकॉर्डिंगली वो उसे सॉल्व आउट कर लेंगे। देखो, उनके बीच में चल रहा है लेकिन सीएस बन चुके हैं, उनकी पढ़ाई कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं हो रही है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं, भाई आप लोगों की तो पढ़ाई है ना, आप लोगों की तो अटेम्प्ट है ना पास में, तो ठीक है वो अपने अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप उस चीजों में इतना इन्वॉल्व मत कीजिए। मैंने कल ये एक कमेंट कहीं पे तो पढ़ा था कि एक बच्चा पूछ रहा था कि ना नया अपडेट क्या है इस कंट्रोवर्सी का। भाई तुम लोग को इतना मसाला क्यों चाहिए? अगर तुम लोग ये मसाला इतना ढूंढने में लग जाओगे ना, तो सही बता रही हूँ ऐसे तुम्हारे मसाले लगा देगा। तो मेरा कहना यही है कि ठीक है, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी डिस्प्यूटेड दोनों टीचर्स के बीच में, वो उसे आपस में समझा संभाल सकते हैं। दोनों बड़े हैं, दोनों सीए बन चुके हैं, तो वो बेटर जानते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो उसमें स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी टीचर के लिए गलत लिखने की जरूरत है, ना ही किसी टीचर को फेवर करने की जरूरत है। ठीक है, होता है कि भाई किसी के लिए कोई आइडल होता है, वो उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है एंड उन पर अगर कोई गलत बात की जाती है तो उन्हें हर्ट होता है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरी भी ऐसे कुछ आइडल्स हैं जिनके लिए मुझे बुरा लगता है, बट उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हुई कि आप खुद का अपना नुकसान कर ले। तो ठीक है, जो भी चल रहा है उसका जो भी एंड रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली उसमें दोनों ही टीचर्स अपनी वीडियोस डालेंगे, तो वो तब देख लेना। लेकिन अभी अपने फालतू के वो कमेंट्स करके अपना खुद का टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज देखो, दोनों आप दोनों के वो पढ़ते रहोगे, उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, ना ही उससे कोई ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो मेरा कहना यही है कि वो ठीक है, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसे चलने दीजिए, लेकिन आप अपने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिए। वही आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा।
वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि आप लोग को अपने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और आपके जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उन्हें किस तरह से रिवाइज करना है। तो सबसे पहले अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अपने क्या क्या सब्जेक्ट आए, एक तो अपना एफआर आया और दूसरा अपना एएफएम आया। डीटी और एडीटी को मैं प्रैक्टिकल कम थ्योरी दोनों में अंदर रखती हूँ। तो अभी अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या है, दो ही सब्जेक्ट्स हैं, एफआर एंड एएफएम। तो देखो एफआर एंड एएफएम में आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, गुड, लेकिन उसमें आपको क्वेश्चंस को भी रिवाइज करना पड़ता है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनके ट्रांजेक्शन ऐसे हैं कि जितना भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो आप उनको दिमाग में नहीं रख पाते हो। तो ऐसे केस में आपको क्वेश्चंस को देखना ही होता है। तो आपको जब अपने क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है तो उसमें मैंने ये टेक्निक आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है जो कि क्वेश्चन में डिफिकल्ट लग रहा है तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को आप हाईलाइट कीजिए और उसे आप हिंदी में या फिर जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें आप लिख लीजिए, ताकि आप जब भी उसके सेकंड रिवाइज करने के लिए आए तब आप उस हिंदी वर्जन को या जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज वर्जन है उसे पढ़ के आगे बढ़ सके, ताकि आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं हो उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने में। बिकॉज देखो ऐसा बहुत ही कम होता है कि पूरा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि पूरा डिफिकल्ट है, कोई एक्सेप्शन क्वेश्चन है तो उसको आप दोबारा पूरा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर कोई एक दो ट्रांजेक्शन डिफिकल्ट वाला है तो उसके आप हिंदी वर्जन से कंफर्टेबल लैंग्वेज वर्जन लिख के भी आगे काम चला सकते हो। ठीक है, अब ये बात तो है कि आपको क्वेश्चंस को किस तरह से रिवाइज करना है। कॉन्सेप्ट रिवाइजिंग में तो ठीक है, आप जितनी जल्दी आपकी कोई भी अगर कॉन्सेप्ट नोट्स है या फिर कोई आपने खुद से कॉपी बना रखी है तो वो तो रीड करके आप फटाफट से उसे रिवाइज कर लोगे। बेसिक अपनी प्रॉब्लम आती है कि हम कितनी जल्दी अपने सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की। हम बात करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कौन सा, ई तो है ऑडिट। तो ऑडिट में कैसे करना है हमें, देखो ऑडिट में मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको रोज कम से कम 2 से 2.5 घंटे देने चाहिए ऑडिट को। रोज रिवाइज करो, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, कभी भी आप पूरा दिन ऑडिट को लेके मत बैठो। बिकॉज हमारे मेजोरिटी स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी में आते हैं कि वो पूरा दिन अगर ऑडिट को लेके बैठ गए तो वो सो जाएंगे। तो कभी भी आप ऑडिट को पूरा दिन लेके मत बैठो, थोड़ा थोड़ा लेकर के बैठो एंड उसे छोटे छोटे जंक्स में रिवाइज करते हुए चलो, ताकि आप इजीली अपने ऑडिट को अच्छे से याद भी कर सको, उसे रिटेन भी कर सको एंड रिवाइज भी कर सको। अब लास्ट में अपनी बात आती है डीटी एंड आईडीटी की। लेकिन डीटी और आईडीटी को हमें किस तरह से करना है, तो देखो डीटी और आईडीटी में सबसे मेजर होता है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, आपको प्रोविजंस बहुत अच्छे से आते हो। जब आपको प्रोविजंस बहुत अच्छे से आते हैं तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस फंस गए हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऐसे हैं कि आप उनको बार बार रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से करो तो भी आप उन्हें रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक तो अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें आप हिंदी वर्जन या कंफर्टेबल लैंग्वेज वर्जन वाला आइडिया अपना सकते हो। वरना आप ये भी कर सकते हो कि फॉर सपोज अगर किसी चैप्टर में 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर ऐसे ट्रांजेक्शन मिले जिनमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है या याद नहीं रख पाते हो, तो उन 10 ट्रांजेक्शन को आप पीछे जो भी आपके कंपाइलर है क्वेश्चन बैंक है उसके जो बैक पेज होता है उसमें आप छोटी छोटी राइटिंग में अपने उन 10 पॉइंट्स को लिख लो कि हाँ मुझे ये 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे अपने लास्ट डे देख के जाने हैं, ताकि मुझे ये एकदम फ्रेशली याद रहे एंड मैं अपने एग्जाम में इसे करेक्टली कर सकूं। देखो मैंने भी यही चीज अपनाई थी, मैंने अराउंड 2 पेजेस इसमें भरे थे अपने कंपाइलर के बैक पेजेस में, जिसमें मैंने जितने भी अपने मेन पॉइंट्स उनको लिख लिया था, ताकि मुझे वो लास्ट डे पे मैं उनको आराम से रिवाइज कर सकूं। बेसिकली मेरे वो 15 मिनट में सारे क्वेश्चन रिवाइज हो गए थे और मेरे बेस हार्डली 10 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने मेजर बुक में जाकर के देखा था, उनके भी मैंने हिंदी वर्जन लिखे हुए थे। तो वो हिंदी वर्जन भी मैंने देखे, मैं कंप्लीटली अपने पूरे क्वेश्चन बैंक से पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने इस तरह से कंप्लीट किया था। बाकी मैंने मेजरली अपना फोकस अपने उस पर किया था, कॉन्सेप्ट पे किया था। ठीक है, तो ये चीज आप अपने डीटी में भी कर सकते हो और आईडीटी में भी कर सकते हो। मैंने ये जो स्ट्रैटेजी है दोनों के लिए रखी थी, ताकि मैं अपना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने पूरे कोर्स को, मेरा हमेशा एक देखो मोटो रहता था कि मैं 100% कोर्स को रिवाइज करके जाऊं इन दी 1.5 डे रिविजन ऑल्सो, ताकि मेरा कुछ भी ऐसी चीज नहीं छूटे कि भाई मैं इसको रिवाइज कर ली थी तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाती। नहीं भाई, वो स्कोप छोड़ना ही नहीं है, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करके जाना है। देखो मैंने आप लोगों के साथ ये तीनों स्ट्रैटेजीज बताई, मैंने ये क्यों बताई है कि ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ पास होना है, भाई आपको इससे ज्यादा एम करना है, भाई आपको एग्जामिनेशन के लिए एम करना है, आपको रैंक के लिए एम करना है। देखो हमेशा एक चीज कही जाती है कि जब आप मून के लिए एम करते हो तब आप स्टार्स तक जरूर पहुंच जाते हो। एम फॉर द मून देन यू विल डेफिनेटली रीच द स्टार्स। तो आपको यही फोकस करना है कि आपको मून के लिए यानी आपको रैंक के लिए फोकस करना है, एग्जामिनेशन के लिए फोकस करना है, देन यू विल डेफिनेटली रीच द स्टार्स, यानी आप जरूर 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 पास हो जाओगे। अगर आप यही सोचोगे कि मुझे पास होना है तो भाई थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है उसमें। तो थोड़ा सा हाई सोचो, थोड़ा सा अपने आप के एम्स बेटर बनाओ कि भाई हमें तो ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, देन यू विल डेफिनेटली अचीव दैट। तो मुझे आप लोगों से यही सब बातें शेयर करनी थी। 3 पॉइंट्स थे मेरे जिसपे मैंने ये आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो और थोड़ा सा लगे कि मोटिवेटिंग थी, थोड़ी सी अपने जो भी इधर उधर की चीजें उनसे हटाने की बात कही गई थी, तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, बिकॉज हो सकता है कि माइट भी वो भी इन सब चीजों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, उनको भी लग रहा हो कि भाई हम देखें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उनके साथ भी शेयर करना ताकि वो इन सब चीजों को छोड़ करके अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर सके एंड एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनी पढ़ाई को करने के लिए अपना सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो हियर दिस इज सीन गुप्ता साइनिंग ऑफ।